हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी डेटा क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और टाइम से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और जो मैं क्लास ले रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको दूर करूँगी। लेकिन आपकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आता है तो मैं ऐसा मान सकती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ चीज़ें मेरे चैनल में शेड्यूल वाइज नहीं है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न है कि मैं वो चीज़ टाइम टू टाइम पे नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं आपको बाल विकास की पूरी क्लास दे रही हूँ, स्टार्टिंग से दी हूँ। आपको हर चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, पेपर भी करवाऊँगी, पुराने क्वेश्चंस भी करवाऊँगी, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम है, आप आराम से पढ़िए। इसी तरह मैंने हिंदी की भी शुरुआत की, आपको एक क्लास दे दी। उसमें जो बेसिक था, जो आपके सिलेबस में दिया, आप टॉपिक को सिलेबस से मैच कर लिया करिए कि क्या ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। मैंने वो पूरा ले लिया। आज हम यहाँ पर पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें और जो फर्दर चीज़ें बची थी उनके बारे में पूरी कंप्लीट चर्चा यहाँ पर करेंगे। टू द फैक्ट चीज़ों को पढ़ेंगे, अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ा है, बहुत बोकस हो जाएगा। इसलिए आप टाइम टू टाइम चीज़ों को पढ़िए, मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करिए। आप 50 नंबर वाले पेपर को बहुत फोकस करिए, हिंदी और मैथ, संस्कृत, इन सब चीज़ों को। और जो सब्जेक्ट है आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़िए। 50 नंबर वाले पेपर 3 और 1 मैथ, इसको लेके आप चलिए, सारे पेपर आपके अच्छे हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको वो 3 पेपर, अरे आपको ये मैथ करना होगा, मैथ में बैक नहीं लेनी, इस बात को भी फोकस रहिए कि अगर मैथ में हुई तो सब खराब हो जाएगा, फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना भी नंबर पा लो, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये रही बात की बात जो बताना ज़रूरी था, जो मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि ताकि दिमाग में आपके पंच हो, आप इस चीज़ को करो। ठीक है, यहाँ तक आप शालिनी डीडी क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। हम यहाँ पे हिंदी का पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं। 25 नंबर का ये हमारा पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम शुरू से हिंदी पढ़ते आए हैं, तो बहुत दिक्कत की कोई बात नहीं, बेसिक ग्रामर्स में दिया हुआ है। आज हमारा ये पार्ट 2 है, हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया है। मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। स्टार्टिंग से पढ़िए तो समझ में आएंगी चीज़ें। आज हम जिस जिस टॉपिक को पढ़ेंगे पहले वो जान लेते हैं। देवनागरी लिपि के जो समस्त लिपि संकेत हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे फुल डिटेल में। हम वर्तनी का भी एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लिपि किसे कहते हैं वो समझेंगे। स्वर व्यंजन क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त वर्ण के बारे में जानेंगे। मात्राओं का ज्ञान समझेंगे। विलोम शब्द समझेंगे। समानार्थी शब्द क्या है, जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तुकांत क्या है, समान ध्वनियों वाले शब्द की पहचान करेंगे। इस लेक्चर में हम यहाँ तुकांत की जो बातें हैं यहाँ लास्ट पढ़ेंगे। आपका ये सेक्शन जो है, विराम चिन्ह, लेखन शिक्षण की विधियाँ, सुलेख, सिरोरेखा, ये सब, यही 2 से 3 टॉपिक आपका लास्ट में बचेगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन से अराइज होते, थ्योरेटिकल टाइप का है, तो हम इसको फर्दर वीडियो में जो थर्ड पार्ट बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आज के वीडियो में आपको इतने टॉपिक मिलेंगे जो अच्छे हैं, बहुत बार आते हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। टॉपिक तो लगता है बहुत सिंपल, लेकिन बहुत कुछ आता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला आपके सामने है वर्तनी। ठीक है, वर्तनी क्या है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शुद्ध उच्चारण करना चाहते हैं या करना है आपको, तो आपकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। अगर आप सही लिखेंगे तो आप सही पढ़ेंगे भी, तो वो आपका शुद्ध उच्चारण ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए, लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसको हम अक्षरी भी कहते हैं। जो लिखने की रीति होती, मतलब एक तरीका होता है, उसको हम वर्तनी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है। किसी भी भाषा की जो ध्वनियाँ हैं, हर भाषा की अपनी ध्वनि होती है। ध्वनि जो होती है वो भाषा का प्राण होती है, मैंने आपको बताया है ये चीज़। सही ढंग से उच्चारित करने के लिए, अगर आप किसी चीज़ को, किसी भाषा को आप सही ढंग से उच्चारित करना चाहते हैं, तो आपकी वर्तनी की एक रूपता स्थिर करनी होगी। कि स्थिर का मतलब ये है कि हाँ, ये वर्तनी यही सही है। जैसे श्रृंगार देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आशीर्वाद देखिए, बहुत हल्का सा अंकुर घुमाता है और कंफ्यूज। कवित्री को देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो ऐसी ही चीज़ें आपकी गलत हो जाती हैं, अशुद्ध वर्ण में आ जाती हैं। इसीलिए आपको सही वर्तनी समझनी है, एक भाषा को भी समृद्ध करने के लिए। आगे देखते हैं, जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने के लिए जितनी अधिक शक्ति होगी, वह भाषा की वर्तनी उतनी ही समृद्ध होगी। देखिए क्या कह रहा है, जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ, एक भाषा है उसकी अपनी वर्तनी है, यानी कि उसकी अपनी ध्वनि है, उसकी अपनी अक्षरी है।
के साथ साथ अन्य भाषाओं की जो और फर्दर अदर भाषाएं हैं उनकी ध्वनियों को भी लेना। जितनी अधिक सख्ती के साथ वो ग्रहण करेगी वह भाषा उतनी ज़्यादा ही समृद्ध और व्यापक समझी जाएगी कि ये चीज़ें मिलती जुलती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अतः वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। वर्तनी का सीधा और एक अच्छा मतलब यही है, अगर वर्तनी सीखना चाह रहे हैं कि आप सही वर्तनी को लिखें तो आप शुद्ध उच्चारण करेंगे, यही एक सिंपल सा फैक्ट है वर्तनी से रिलेटेड। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे ये टॉपिक है देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेत। जो हमारी देवनागरी लिपि है उसके जो लिपि संकेत हैं हम उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला है देवनागरी लिपि पॉइंट में। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है। आप इस चीज़ को समझने से पहले लिपि को समझिए। ये आपको 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है, पूछा है, बहुत बार पूछा है और आप जानते भी हैं। लिपि किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। लिखित ध्वनि संकेत को लिपि कहते हैं। जो लिखित ध्वनि संकेत होता है उनको हम ध्वनि कहते हैं, उनको हम लिपि कहते हैं। किसी भाषा को जिन ध्वनि संकेत के माध्यम से लिखा जाता है उन ध्वनि संकेत को उस भाषा की लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी एक लिपि है, ये बात ध्यान रखिएगा कि हर एक भाषा की अपनी एक फिक्स्ड लिपि है। किसी भी भाषा को जिन ध्वनि संकेत के माध्यम से कोई एक भाषा है उसको हम जिस हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, जिस लिपि संकेत के माध्यम से हम उस चीज़ को लिखते हैं वही ध्वनि संकेत उस भाषा की लिपि कहलाती है। आप दोनों परिभाषाएं लिख सकते हैं, अच्छी परिभाषा है, बहुत सिंपल सी है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरिक है। जो हम हिंदी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, हम भारतवासी जो हिंदी भाषा की राजभाषा हमारी मानी जाती है, हम इसको प्रयोग करते हैं, उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है बात? आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जानते भी हैं। हिंदी के अतिरिक्त अनेक भारतीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? जैसे संस्कृत है, मराठी है, मैथिली है, कोंकणी है, कतिपय विदेशी भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब हमारी जो ये देवनागरी लिपि है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई, इसको समझते हैं। संसार की सभी भाषाओं को लिखने के लिए किसी न किसी लिपि का प्रयोग, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी भाषाएं हैं उनको लिखने के लिए कोई ना कोई लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार देवनागरी भी एक लिपि है। इसी के जैसे ही देवनागरी भी एक लिपि है, एक स्क्रिप्ट है। इसकी मूलतः हिंदी भाषा को लिखने के लिए, इसका प्रयोग मूलतः हिंदी भाषा को प्रयोग करने के लिए किया जाता है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मूलतः ब्राह्मी लिपि से। अब ये देवनागरी लिपि कहाँ से उत्पन्न हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। आपको यह प्रश्न उसके अंदर घुस के पूछता है, बहुत बार पूछा है, ध्यान रखिएगा कि ये भी किसी लिपि से जनरेट हुई है। ठीक है बात? आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसका नामकरण जो ये देवनागरी लिपि पड़ा है ये क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, कुछ विद्वान जो गुजरात के थे नागर ब्राह्मण के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने लिपि को नागरी लिपि कहते थे, वो इस लिपि को नागरी लिपि कहते थे। और एक पॉइंट इसमें यह भी है कि कुछ अन्य विद्वान जो थे उनके अनुसार नगर की लिपि होने के कारण इसको नागरी, उस नगर की लिपि थी, वहाँ पे लोग इसका प्रयोग करते थे, इन्होंने इसलिए नागरी लिपि कह दिया। और बहुत लोग जो है ब्राह्मणों ने लिपि होने के लिए उसको नागरी लिपि कह, नागर ब्राह्मण थे इसलिए उसको नागरी नागरी कहने लगे। वो नागर ब्राह्मण थे इसलिए उसको नागरी लिपि बोल दिया, और कुछ लोग विद्वान जो थे वहाँ पे वो नगर की लिपि थी इसलिए उसको नगर लिपि बोल दिया। तो ये शब्द जो है वहाँ से मिला। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, क्यों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको 1-2 पॉइंट में लिखने को आ सकता है, वैसे आप जानकारी के लिए जानते रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देवनागरी लिपि की विशेषताएं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखने को आएगा, 1-2 नंबर में बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। आपको लगेगा कि 2 लिख दीजिए या 3 लिख दीजिए या 1 लिख दीजिए, ऐसे पूछेगा आपसे। पहला है देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक है, मतलब ध्वनियों से भरी हुई है। ध्वन्यात्मक देवनागरी लिपि की सर्वप्रमुख विशेषता, ये ध्वन्यात्मक, उसका ध्वनियों से भरा होना उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है, उसका अच्छा एक गुण है। ध्वन्यात्मक को सरल भाषा में समझे तो इसका अर्थ होता है कि जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है, वैसा ही बोला भी जाता है। मतलब ये यहाँ पे ये बात है कि आप जैसे बोल रहे हैं राम आता है, राम कल आएगा, तो जैसा आप बोल रहे हैं वैसे ही डिक्टो आप लिखेंगे, उसमें कुछ और चेंज नहीं होगा। ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी है, ये ध्वनियों से भरी हुई, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये ध्वन्यात्मक है। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट विशेषता इसकी दूसरी देखिए तो देवनागरी में प्रत्येक लिपि चिन्ह का एक निश्चित ध्वन्यात्मक मूल्य है। हर एक लिपि का अपना एक मूल्य, ये नहीं कि आप का बोलो तो खा लिख दो, आप गा से गमला बोलो तो आप वहाँ पे का लिख दो। हर चीज़ का अपना एक जो है ध्वन्यात्मक मूल्य निश्चित है, पहले से फिक्स है हमारी वर्णमाला में।
इसके द्वारा उच्चारित ध्वनियों को व्यक्त करना बहुत सरल, आप जो है इसके थ्रू जो है बहुत अच्छे से आप उच्चारित कर लोगे, बहुत ईज़ी वे में सरल तरीके से आप जो आप बोलोगे उसका आपको पहचान होगा कि हाँ आप कमल बोल रहे हो तो का चिन्ह ये है, आप इसको लिख दोगे क्योंकि वो चीज़ आपको पढ़ाई गई है, दिखाया गया है, बताया गया है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। तीसरा देखते हैं, तीसरी विशेषता क्या है। इस लिपि के वर्णों का संयोजन बहुत ही व्यवस्थित है, सुसंगठित है और क्रमबद्ध ढंग से किया गया है। यह लिपि बहुत ही व्यवस्थित है, यह लिपि बहुत ही सुसंगठित है, यह लिपि बहुत क्रमबद्ध ढंग से आयोजित की गई है। आप इस पॉइंट से 3 विशेषताएं लिख सकते हैं, तीनों में आपको नंबर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, व्यवस्थित है मतलब क्रम में है, सुसंगठित है हर चीज़ अरेंज करके की, क्रमबद्ध है हर एक चीज़ में क्रम है कि का वर्ग, खा वर्ग, चा वर्ग, ऐसे ऐसे चीज़ें डिवाइड की गई हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। कोई भी डाउट हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आप मुझे बताइए एक बार कि आपको ये चीज़ें यहाँ फंस रही हैं या आपको कैसे चाहिए। ठीक है, बात ये देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। देवनागरी लिपि में हर एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह निश्चित है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे का लिखना है तो का के लिए उसका अक्षर है, ज्ञा लिखना है तो उसके लिए उसकी लिपि चिन्ह फिक्स्ड है, पहले से डिफाइन है। कला शब्द में का ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है, वो है का। यह क्या है, नियत है। इसमें कला शब्द है, का और ला, अल्लाह में बड़ा एक मात्रा है तो का और ला दोनों ये फिक्स्ड है पहले से। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि की वर्णमाला सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला। जितनी भी लिपियां हैं उनमें देवनागरी लिपि का जो वर्णमाला का एक क्रमबद्ध रूप है वह सबसे व्यवस्थित और सबसे अच्छा, सबसे सरल है। इस वर्णमाला में सभी वर्ण को उनकी उच्चारणादि विशेषताओं के आधार पर, उनके उच्चारण की विशेषताओं के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है, किसको किसके वर्ग के अंदर। जैसे का वर्ग के अंदर है, चा वर्ग के अंदर है, टा वर्ग के अंदर है, पा वर्ग के अंदर है, तो किनको किसके अंदर रखना है, ये सब चीज़ें व्यवस्थित रूप से की गई हैं। ठीक है, बात देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी विशेषता है, बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल सी एक लाइन में है कि यह लिपि जो होती है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ तक हमने जो लिपि थी उसके बारे में पढ़ा, वर्तनी के बारे में पढ़ा, कहाँ से बनी, उद्गम क्या है, विशेषताएं क्या, सब अच्छे से पढ़ा। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको सिलेबस में दिया हुआ है। अब हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने चल रहे हैं, डिस्कस करने चल रहे हैं, वो है स्वर और व्यंजन। आप समझते हैं, पहले से जानते हैं, हम हमेशा हिंदी ग्रामर पढ़ते आए हैं। आज हम यहाँ पे देखते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भाग में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। ऑब्जेक्टिव में आपको यह प्रश्न मिलेगा, कौन कौन से वह भाग हैं, स्वर और व्यंजन, ये आप जानते हैं। अब कुछ आप फैक्ट देख लीजिए, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी और गलत भी हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिए। मैंने इसीलिए ले लिया है ताकि आप यहीं पे चीज़ों को रिलेट करके अच्छे से पढ़ लें। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पहला पॉइंट है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। आपको ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न मिलेगा। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। मौखिक मतलब बोलना है, ठीक है, कथित है, तो वो क्या है, वो ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण। अब आधा लोग कैसे क्या प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपको दोनों इतना फंसता है ये, इस बात को इसीलिए मैंने क्लियर किया है कि आप क्लियर समझिए क्या है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जब हो तो वह ध्वनि है। आप ध्वनि पे टिक करेंगे। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो वो वर्ण है, क्योंकि आप वर्ण लिखते हैं। ठीक है। तीसरा है, सार्थकता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई जो है वो शब्द है, क्योंकि शब्द सार्थक निर्थक दोनों होते हैं। हम सार्थक शब्दों को ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा उच्चारित करते हैं, तो ये सार्थकता की दृष्टि से शब्द है। पूर्णता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वाक्य। पूर्णता का मतलब पूरा कंप्लीट होना। आप शब्द शब्द को जोड़ के तो आप एक वाक्य बना रहे हो, तो वो सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य। मैंने आपको चारों फैक्ट बता दिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत फंसता है पता आपको रहता है, लेकिन वो गलत हो जाता है। ठीक है, बात नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है उसको हम अक्षर भी कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं। अब अक्षर और वर्ण में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं और बहुत कंफ्यूज कर भी देते हैं। जिसको आता रहता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये क्या है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है वर्ण की परिभाषा। हमने स्वर देख लिया है, बेसिक रूप में उसकी परिभाषा देख ली। अब हम यहाँ पे वर्ण की परिभाषा को समझेंगे। क्या है, वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किया सकते, जिसको आप टुकड़ा नहीं कर सकते, आप उसको काट नहीं सकते। कैसे, आप जैसे का है, ये एक वर्ण है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आ छिपा होता है, ऐसा सब के होता है ना कि इसमें आ छिपा होता है, ठीक है।
अब ये आधा का जैसे कभी-कभी हो जाए, आधा का कैसे लिखेंगे आपको पता है कि आधा का कैसे लिखते हैं? जैसे का लिखिए आप, का के नीचे आप हलन लगा दीजिए, तो ये आधा का के अंतर्गत आता है क्योंकि आपने इसमें से आ को बाहर निकाल दिया, ठीक है? आप कितना काटोगे, कितना तोड़ोगे? आप एक चीज़ और समझ लो, जैसे आपने लिखा कमल, कमल, ठीक? ये एक शब्द हो गया यानी कि फूल। अब आप इसमें से का प्लस मा प्लस ला अलग-अलग कर दो। आ भी निकाल दो। अब और क्या तोड़ोगे? आप क्या तोड़ सकते हो? और आप तोड़ो ना तोड़ो, आ को तोड़ोगे तब भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं। आ तो उसके अंदर निहित है ही है, छिपा हुआ है। अब आप का में क्या तोड़ोगे? तो का क्या है? एक वर्ण है। यही यहाँ पे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसको आप का बोल रहे हो, का बोल रहे हो। उसके टुकड़े नहीं किया सकते। आपने कमल से का निकाल के रख दिया, माँ निकाल के रख दिया, ला निकाल के रख दिया। अब आप इन सब में से क्या तोड़ोगे? कुछ नहीं तोड़ सकते हैं। यही बात यहाँ पे कह रहा है बहुत अच्छे से कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किया जा, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर है? मैंने उदाहरण के थ्रू भी समझा दी। अब आगे बढ़ते ही नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ। अब यहाँ पे देखिए का के नीचे हलंत है, ता है, पा है। अब कितना तोड़ोगे, क्या तोड़ोगे इन सब में? तो ये इनके उदाहरण है। क्लियर है? वर्णों का उच्चारण मुख के जीवा से, मुख में जो हमारी जीभ है उससे, कंठ से, जो हमारा कंठ है, हमारा जो तालु है, हमारी जो मूर्धा है, दंत है, इन सब से होता है। ओष्ठ और नासिका आदि के भागों की सहायता से किया जाता है। जो हम वर्णों का उच्चारण करते हैं ये जीवा से, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, नासिका की सहायता से हम करते हैं। ठीक है, यहाँ आगे देखते हैं। अब आप स्वर के बारे में ब्रीफ में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्या है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध, बिना बाधा के होता है। स्वर वह वर्ण है जिसका उच्चारण हम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खेद के, बिना किसी बाधा के करते हैं। इनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। आपको यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। आप विशेषता के रूप में भी ले सकते हैं कि आप उससे क्या समझते हैं। तो आपको ये बात बतानी होगी कि जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के किया जाता है, या जो किसी और वर्ण दूसरे की सहायता के बिना उच्चारित हो जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इनके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है। आप इनका जब उच्चारण करते हैं तो कंठ और तालु का प्रयोग करके करते हैं क्योंकि ये 11 हैं, फिक्स्ड हैं। जीभ या ओंठ का नहीं करते। आप इसमें जीवा का और अपने ओंठ का कोई प्रयोग नहीं करते हैं, कंठ और तालु का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। अब देखिए, हम यहाँ पे स्वर के भेद भी जानेंगे, प्रकार कितने होते हैं। हिंदी भाषा में सामान्यतः जो स्वरों की संख्या है वो 11 है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। ठीक है, ये 11 हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी बहुत तरीके से होता है। टेट में जब आप पढ़ेंगे तो ये थोड़ा ब्रीफ में मिलेगा। अभी फिलहाल आपके डीलेट में जितना मैंने उतना ही लिया है। काल या मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। यहाँ से 3 कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। पहला जो है वो ह्रस्व स्वर है। पहला जो आपको मिलेगा वो ह्रस्व स्वर मिलेगा, जिसके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसको हम उच्चारित करते हैं तो सिर्फ कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। आपको यह प्रश्न देखने को मिलता है। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री है। ये आपको याद रखने होंगे। आपको ये सेट दे देगा, ह्रस्व स्वर पहचानिए, आपको टिक करना होगा। आपको 2 प्रश्न इससे मिल जाएंगे, या तो संख्या पूछ लेगा या तो आपको कौन कौन से है वो पूछ लेगा। ये 4 मूल स्वर भी कहलाते हैं। हम ह्रस्व स्वर को, इन चारों को मूल स्वर भी कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, मूल स्वर पहचानिए, तो आपको ये 4 याद करना होगा मूल स्वर के नाम से भी। तथा इनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये दीर्घ स्वर है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, इसका जो टेक्स्ट है वो वाइट हो गया होगा, इसीलिए आपको नहीं दिख रहा है। मैं बता रही हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे दीर्घ स्वर होगा, ये दूसरा है हमारा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। हर स्वर से 2 गुना उसमें समय लगेगा। दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वह 7 होती है। कौन कौन से? बड़ा है, बड़ी है, बड़ा ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। इनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। किससे? ह्रस्व स्वर के कंपैरिजन में दुगना समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ का मतलब ऊंचा या ज़्यादा समय। ठीक है, बात आगे चलते हैं।
अब तीसरा यहाँ पे प्लुत स्वर है, जब किसी को दूर से पुकारते हैं तो अंतिम स्वर को खींचकर लंबा कर देते हैं, अर्थात उसके उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कौन होते हैं? जिसमें दीर्घ और ह्रस्व से भी ज़्यादा समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे किसी को पुकारते समय हम उनके लास्ट का जो नाम है उसको खींच देते हैं, रजनी, राम। तो आप क्या सोचते हैं कि ये चीज़ें देखिए लास्ट वाला बड़ा हो गया ना, लंबा हो गया। प्लुत स्वरों को दिखाने के लिए 3 मात्राओं का समय लगता है। ये देखिए ऐसे ये अंकन होता है इसका, जैसे ओम में आप देखिए तो ये प्लुत स्वर है, इसका एक उदाहरण है। वैसे ओम बहुत फेमस उदाहरण है, इसका देखने को मिलता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हमने स्वर के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया, समझ लिया, प्रकार को समझ लिया, हर स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, उनके प्रकार कितने हैं, क्या है, कितनी मात्रा का समय लगता है, सब अच्छे से जान लिया। ये आपको प्रश्न बहुत संख्या में पूछेगा, उनके नाम भी पूछ सकता है। अब हम व्यंजन के बारे में फुल डिटेल में जानें कि व्यंजन क्या है, कैसे प्रश्न आपको आपके डीएलएड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात क्लियर था यहाँ तक? अब चलिए हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन के बारे में यहाँ पर है कि जो वर्ण किसी दूसरे स्वर की सहायता के बिना सहज में उच्चारित ना हो उन्हें हम व्यंजन वर्ण या हलंत कहते हैं। इनका 2 नाम है, आप देख लीजिएगा। आपको व्यंजन वर्ण या हलंत ऐसे मिल जाए तो आप वो हलंत मत समझिएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए फोकस कर लीजिए चीज़ों को कि जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण या स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित हो ही नहीं सकते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं, उनको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, हलंत भी कहते हैं। अब हम व्यंजनों के वर्गीकरण को समझते हैं। उच्चारण की विविधता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण के 3 भेद है। कितने हैं? 3 भेद हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं लगभग। ऐसे तो 5 कहे जाते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो है वो यहाँ पर है, मैंने लिया है, फिर भी आप देखिए। पहला है स्पर्श व्यंजन, बहुत पूछता है। स्पर्श का मतलब छूना, टच करना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा, जीभ, मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती है तथा वायु कुछ क्षण के लिए रुक कर झटके के साथ बाहर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श से आपको ये याद रखना है कि जो व्यंजन वो टच करके निकले, बाहर स्पर्श करते, आपके मुंह के भागों को आपकी जो जीभ है वो छूते हुए निकले, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। ये का वर्ग से लेके माँ तक पूरे 25 होते हैं गिने। जब इनका उच्चारण होता है जैसे का, खा, गा, घा, आप इन चीज़ों को जब पढ़िए तो उच्चारित करिए तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इनके बारे में कुछ बातें हैं, देखिए का से माँ तक इनकी संख्या 25 होती है। ये आपको पूछता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अदर एग्जाम में भी पूछता है, ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर। इनमें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया, आप देखिए। का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। ता वर्ग में ता, था, द, ध, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। एक बात और बता दूं, आप और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं चीज़ों को भूलते जाते हैं, लेकिन ए से लेके जेड तक की स्पेलिंग, पूरे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो, और वर्णमाला, आपको ये हमेशा याद रखनी चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप अगर कोई काका का सुनाओ नहीं सुना सकते हैं। टेबल ना समझ ना पाए वो दूसरी बात है, लेकिन काका गाघा और ए टू जेड स्पेलिंग, ए टू जेड अल्फ़ाबेट, ये बहुत याद होना चाहिए। हमेशा याद रखें, कभी कभी आपसे बहुत छोटी सी चीज़ पूछ ली जाती है और हम नहीं बता पाते हैं, इसलिए आप डिलीट कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, बात आगे देखते हैं। हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया, अब हम अंतस्थ देखते हैं। इसमें क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रुक कर कम शक्ति के साथ जोड़ा जाता है उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब जो इनको जो है ना, ये बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम ही आपकी एनर्जी को लेते हैं और उच्चारित हो जाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रुक कर कम शक्ति के साथ जो है उच्चारित कर लिया जाता है, ये उच्चारित हो जाते हैं, उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका एग्जाम्पल देखिए, ये स्वर और व्यंजन के मध्य के अंत में स्थित होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, लावा। आपको इनकी संख्या याद रखनी है। आपको अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा बहुत कम पूछेगा, आपको कितने होते हैं उनकी संख्या वाला एक प्रश्न पूछ लेगा कि 4 होते हैं, और कौन कौन से, या, रा, लावा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन से, स्पर्श व्यंजन से का से लेके माँ तक होते हैं, टोटल 25 होते हैं, ये याद रखिएगा। मोटी मोटी चीज़ें मैंने रंग से हाईलाइट की है कि चीज़ें समझ में आपको आ जाएं। फिर यहाँ पे है तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब गर्माहट, गरम गरम। इसमें है इन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए वायु को धीरे धीरे रुक कर रगड़ के साथ निकलना होता है, जिन्हें हम ऊष्म या घर्षक व्यंजन भी कहते हैं। इनका एक नाम और आपको देखने को मिला, इनको हम घर्षक व्यंजन भी कहते हैं, जिनको उच्चारित करते समय मुंह से जो है ना एकदम रगड़ की और गर्माहट जैसी आवाज़ निकलती है, तो वो चीज़ क्या है? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन सा? सा, सा, शाह। अब बोलो उसको खा भी उच्चारित करते हैं, शा, शा, शाह। ये 4 होते हैं। आपको नाम पूछेगा और इनकी संख्या भी पूछ लेगा। ठीक है, आपको यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे है उच्चिप्त व्यंजन, ये भी बहुत पूछता है। उच्चिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। जिन व्यंजनों का उच्चारण में जीभ का अग्रभाग यानी कि आगे का जो हिस्सा होता है वो मूर्धा को स्पर्श करते हुए झटके के साथ वापस आता है, उसको हम उच्चिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्चिप्त व्यंजन की परिभाषा है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और कौन कौन से होते हैं, तो डा और ढा है। उच्चिप्त व्यंजन डा और ढा होते हैं। इनके बारे में एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि ये डा ढा जो होते हैं यही दो होते ही हैं। पूरे वर्णमाला में सिर्फ दो होते हैं, नहीं तो आप और खोजने लगी। सिर्फ दो होते हैं, इनकी संख्या सिर्फ दो होती, याद रखिएगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये कभी भी किसी भी शब्द के आगे और पीछे नहीं आते। जैसे आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूँ सड़क। अब ये देखिए ये बीच में आया है, कभी आपको ये आगे नहीं मिलेगा इस प्लेस पे और कभी इस स्थान पे नहीं मिलेगा, हमेशा आपको जो है बीच में ही मिलेगा। ये दोनों आपको बीच में मिलेंगे, कभी आगे और पीछे नहीं मिलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि जैसे आपको दे दे, चार शब्द दे दे, आपको पहचानना, तो आप पहचानोगे कैसे? तो डाढ़ा आप उसमें जो है आपको ऑप्शन दे देगा, तो आगे पीछे भी करके दे देगा, आपको पहचानना रहेगा। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये चीज़ बीच में ही देखनी, जिस शब्द में आपको ये बीच में मिले आप टिक कर देंगे कि यही उसका उदाहरण है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे द्वित्व व्यंजन है, देख कभी कभी इसको द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना। कोई दो समान व्यंजन, एक ही व्यंजन जो है वो साथ साथ प्रयुक्त होते हैं समान, उनको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे उत्तर तो आधा ता और पूरा ता है, देखिए। सत्ता आधा ता और पूरा ता है। सज्जा आधा जा और पूरा जा, एक ही वर्ण तो है। आसन्न, उद्दंड, उद्देश्य, उत्तेजना आदि, तो ये सब क्या है, द्रवित व्यंजन के उदाहरण है। यह प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बताया। ये फोर्थ सेमेस्टर में भी है आपको, तो याद रखिएगा, उसमें भी ये पूछा गया था। मुझे याद है इसलिए मैं बता रही हूँ कि चीज़ें जो है लगभग सभी में मिलती जुलती रहती हैं, इसलिए अभी से पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम अयोगवाह के बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या है। पहला इसमें अनुस्वार है। अनुस्वार का आप यहाँ पे चिन्ह देख लीजिए कैसे है। अनुस्वार किसी स्वर के बाद न या माँ के स्थान पर आता है, जैसे होता है ना संगम, नमन, तो ऐसे ये जो है किसी भी स्वर के बाद ना या माँ के स्थान पर आता है, वहाँ पे हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विसर्ग। अयोगवाह के अंदर जो है अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। मैंने आपको अनुस्वार का चिन्ह दिखा दिया, यहाँ पे आप देखिए ये विसर्ग का चिन्ह है, यहाँ पे आप देखिए ये विसर्ग का चिन्ह है, ऐसे लगता है। विसर्ग का प्रयोग किसी स्वर के बाद होता है, इसका पृथक उच्चारण होता है, इसका अलग से उच्चारण भी होता है, या रा तथा शा के स्थान पर आता है। वो जो था वो ना और माँ के स्थान पर आता था, ये रा और सा के स्थान पर आता है और स्वर के बाद इनका होता है, जैसे नरह, हरि, साधुआ आदि। तो ये चीज़ यहाँ पे विसर्ग का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। आपको अनुसार विसर्ग का चिन्ह भी कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थान का। हमने स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया, प्रकार पढ़ लिया, जो इम्पोर्टेंट था वो सब पढ़ लिया, देख लिया, उदाहरण सहित पढ़ लिया, लिपि पढ़ लिया, वर्तनी पढ़ लिया, सारी चीज़ें जितनी सिलेबस में दी थी कवर कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक है उच्चारण स्थान। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न बनता है। अच्छे से देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से इसको लिया हुआ है, हम इस पर डिटेल में चर्चा करने चल रहे हैं। यहाँ पे दिया है मुख के वे भाग जिनका प्रयोग वर्ण के उच्चारण हेतु किया जाता है। मुख का वह एक ऐसा भाग जिनका प्रयोग वर्णों के उच्चारण के लिए किया जाता है और वर्णों के उच्चारण स्थान के वर्णों का उच्चारण स्थान मतलब है कि मुंह का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा भाग है जिनका प्रयोग हम वर्णों के उच्चारण के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो बना है तो अपना काम करेगा, तो उनका हम वर्णों का उच्चारण करें, इसलिए वो उच्चारण स्थान कहला रहे हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के जिन भागों को टकराकर बाहर निकलती, जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु, हमारी जो हवा है, वो मुख के जिन जिन भागों को छूती हुई बाहर निकलती है, तथा जीवा मुख के जिन जिन भागों को, इस प्रकार जीव हमारे जिन जिन भागों को टच करती हुई निकलती है, अथवा जिन भागों के पास जाकर मुड़ती है या ऐंठती है, वायु को रोकती है। मुंह के सब विभाग वर्णों के उच्चारण, ये सब क्या है, वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। आपके मुंह के अंदर ये वर्णों के उच्चारण स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप देखते हैं ये कैसे हैं निम्नलिखित। देखिए, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है, कंठ, तालु है, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ है। ये हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान है जो हमारे मुंह के अंदर ही पाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे बहुत अच्छा है, यहाँ पे पहला आप देख लीजिएगा, आपका ये कंठ है। यहाँ पे आप देखिए, छोटा और बड़ा और का वर्ग, का वर्ग के अंदर का, खा, गा, घा, अंगा और हा, तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, बहुत बार प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे पहला आपका है कंठ, ये आपको ध्यान रखना है, कंठ है।
जिसके अंतर्गत छोटा, बड़ा और का वर्ग आता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके अंदर छोटा और बड़ा आ भी आता है, इसके अंदर हा भी आता है, इसके अंदर विसर्ग भी आता है। आपको याद होगा का वर्ग कंठ, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भूल जाएंगे कि ये दोनों कैसे याद करेंगे, हा और विसर्ग। इसके लिए एक सूत्र है, वो संस्कृत का है, हिंदी में और संस्कृत में दोनों में सेम है। वह सूत्र आपके सामने मैंने कई बार कहा था कि मैं जब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो ये चीज़ आपको दूंगी। और ये सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, कंठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को कंठय कहते हैं। यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, जिसमें देखिए आ के बारे में चीजें आ गई, का के बारे में चीजें आ गई, हा के बारे में चीजें आ गई, और ये विसर्ग के बारे में भी चीजें आ गई कि इसके अंदर कंठ के अंतर्गत ये सारी चीजों का उच्चारण होता है। तो आपको का वर्ग कंठ है याद है, ये थोड़ी पूछेगा, कभी कभी पूछ लेगा तो पूछ लेगा, नहीं तो आपको विसर्ग पूछेगा, आपको हा पूछेगा, आपको छोटा बड़ा आ पूछेगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। इसीलिए यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद हो जाएगा तो आप इसको बता ले जाओगे, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। आप का वर्ग कंठ याद करोगे तो सिर्फ का वाला ही याद रहेगा। ठीक है बात, ये सूत्र की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बता दी। अब देखिए इसमें इन वर्णों के उच्चारण में जीवा कंठ को स्पर्श करती है। इसमें क्या होता है, इन वर्णों का जब उच्चारण होता है तो जीभ जो होती है वो कंठ को स्पर्श करके उच्चारित करती है। ठीक, दूसरा है यहाँ पे तालु। दूसरा यहाँ पे तालु है, ये आप देखिए जैसे छोटी बड़ी चावर्ग, चावर्ग के अंदर वो चावर्ग तालु, का वर्ग कंठ, चावर्ग तालु, इसमें या भी आएगा, इसमें सीटी वाला सा भी आएगा, इनका भी उच्चारण होगा। अब आपको चा वर्ग तालु तो ये याद है, लेकिन छोटी बड़ी या और शा याद करना है तो इसके लिए भी एक सूत्र दिया गया है, वो है ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम, यहाँ पे देखिए या ई की बात कर दी गई, यहाँ पे आप चा वर्ग की पूरी बात की, या की भी बात कर दी गई आप देखिए, और शा की भी बात कर दी गई। तो ईचु यशानाम तालु, जिससे आपको ये सूत्र से क्या पता चल गया कि किसका किसका उच्चारण तालु से होता है। ठीक है, बात क्लियर है। बहुत सारे एग्जाम में जिसमें हिंदी भी रहता है तो उसमें ये चीज़ें आती हैं, ये नहीं कि सिर्फ डीएलएड में ही आता है। तालु से बोले जाने वाले इन वर्ड को हम तालव्य कहते हैं, उसको कंठ से कंठय कहते थे, इसको हम तालव्य कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। इनके उच्चारण में जीवा मुंह के ऊपरी और चिकने भाग, जो ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ तालु ऊपर की तरफ होता है, उनको छूते हुए स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है और उच्चारित करती है। ठीक है, बात क्लियर है। तीसरा है यहाँ पे मूर्धन। तीसरा है यहाँ पे मूर्धा। री, री टा वर्ग में पूरा रा और षटकोण वाला सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से बोले जाने वर्ण को हम मूर्धन्य कहते हैं। इनका जो सूत्र है वो री टू रसानाम मूर्धा है। री से यहाँ पे देखे तो री मिल गया आपको, री और री, फिर यहाँ पे टा वर्ग मिल गया आपको, यहाँ पे रा मिल गया आपको, यहाँ पे षटकोण वाला सा मिल गया। तो ये पूरा उच्चारण स्थान इस सूत्र में, आपको ये सूत्र याद रहेगा तो आपको सब याद रहेगा। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए और सही सही आपको लिखनी, इसकी वर्तनी भी आपको सही याद होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को हमेशा पहचानोगे। मान लीजिए पूछता है, आप फंस जाते हैं, तो आप वहाँ पे फटाक से लिखिए, आप देख लेंगे क्या क्या उसके अंतर्गत उच्चारित होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। ये मूर्धन के अंतर्गत आता था। इसका उच्चारण जीवा के ऊपर के दांतों के साथ खुरदरे जो मूर्धा भाग होता है उसको स्पर्श करते हुए निकलती है, तो उसको हम मूर्धन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर चौथा है दंता। फोर्थ यहाँ पर है जिसमें ली है, ता वर्ग है, ला है, शा है। इनका जो सूत्र है वो है लीतु लसानाम दंता। अब इसमें आप देखिए ला के बारे में भी आ गया, ली के बारे में, ता के बारे में, ला के बारे में, सीटी वाले सा के बारे में। आपको सूत्र हमेशा याद रखना है, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इनको हम दंतय कहते हैं। आगे देखते हैं। इनका उच्चारण जीवा जो है वो दांतों में लगती हुई, इनका उच्चारण जब होता है तो जीभ जो है वो दांत को छूती हुई बाहर निकलती है, इसलिए दंतय कहलाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पांचवा है जो यहाँ पे दिया हुआ है ओष्ठ के बारे में। जैसे छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, पा वर्ग है, ये पूरे इनको हम उपधमानी नाम का उच्चारण स्थान के ओष्ठ, उपधमानी नाम भी कहा जाता है कहीं पे। इसका सूत्र है उपधमानी नाम ओष्ठा। उपधमानी नाम ओष्ठा में जैसे यहाँ पे ऊ है तो यहाँ पे भी ऊ आ गया है, पा वर्ग पूरा आ गया है, तो ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, इनको हम ओष्ठय कहते हैं। जिनके उच्चारण में जीवा के सहयोग में दोनों ओष्ठ परस्पर मिलते हैं, मतलब दोनों ओष्ठ मिल के उच्चारित करते हैं जिन वर्णों को, ये ओष्ठय कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए नासिका के बारे में है। अंगा, इया, डा, नमा, ये पंचम वर्ण होते हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। ये अंगा, इया, डा, नमा ये पंचम वर्ण है। आपको पंचम वर्ण पूछ लेगा, याद रखिएगा इनकी संख्या 5 है। ये हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है अंगा, इया, डा, नमा, इनका उच्चारण 2 स्थान से होता है, एक ये नासिका के रूप में भी और एक हर वर्ग के अंतर्गत भी होता है, तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनके उच्चारण में क्रमशः कंठ, मूर्धन, तालु, दंत, ओष्ठ
और इन 5 स्थान को स्पर्श से उत्पन्न होने वाले ध्वनियों के नासिका से। तो यही बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि इनका हर वर्ग के अंतर्गत भी होता है, क्योंकि हर वर्ग के 5वें वर्ण है और पंचम वर्ण के अंतर्गत भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंठ तालव्य है। ए और ए के बारे में, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु कहलाता है। अभी तक हमने सब पढ़ लिया, सारे वर्ग पढ़ लिए, क्लियर हो गया। अब लेकिन ए और ए जो स्वर बचा है वो कहाँ से उच्चारित होगा, तो उनको हम कंठ तालव्य से, कंठ और तालव्य मिलकर इसका उच्चारण स्थान करते हैं। जैसे फिर नेक्स्ट है आ और ई के संयोग से ये ए और ए तथा ए के संयोग से बना ए है तथा इनके उच्चारण में कंठ और तालव्य दोनों का प्रयोग होता है। इनके कंठ तालव्य का जो प्रयोग होता है वो चीज़ बहुत अच्छी। इनका जो सूत्र है वो है ऐदतो कंठ तालु। इनका जो सूत्र है वह है ऐदतो कंठ तालु। सूत्र आपको याद रहेगा तो आप बता देंगे कि किनका इनसे किसका उच्चारण होता है। ए और ए की बात है तो यहाँ पे देखिए ए और ए दिया है वही कंठ तालु से। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक है औदतो कंठ ओष्ठा। ओ और औ का है तो ओ, जैसे ओ जो है ये आ और ऊ से मिलकर बना है, और जो है वो आ और ओ से मिलकर बना है। इनका जो स्थान वो कंठोष्ठ कहलाता है, इसलिए इन वर्णों को कंठोष्ठ भी कहा जाता है। इन वर्णों को हम कंठोष्ठ भी कहते हैं, ओ और औ को। इनका जो सूत्र है वह है औदतो कंठोष्ठम या औदतो कंठ तालु। इसका जो सूत्र है वो है औदतो कंठोष्ठम या औदतो कंठोष्ठ। दोनों आपको मिल सकता है, ये सूत्र है। इनके सूत्र के बेस पर इनका उच्चारण हो रहा है। आपको यह उच्चारण स्थान सूत्र के बेस पर याद रह जाएगा, आप अच्छे से याद कर लेंगे। फिलहाल इतना नहीं पूछता आपको, का वर्ग, कंठ, पूरा का वर्ग, चा वर्ग वो ज़्यादा पूछता है। उन सबसे आप अच्छे से फोकस करके चीज़ों, वैसे उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में आता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए दंतोष्ठ की बात की गई है। वाह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। दंत वाह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, आपको याद रखना होगा। वकारो दंतोष्ठा इसका सूत्र होता है तथा इसका उच्चारण के समय जीवा दांत को लगती हुई ओंठ को भी कुछ मोड़ते हैं, मतलब ये दंतोष्ठा से होता है। जब हम वाह का उच्चारण करते हैं तो दांत को भी छुएगा और हमारे ओंठ को भी छूते हुए उच्चारित होता है वाह, इसीलिए इसको हम दंतोष्ठा कहते हैं। इसका उच्चारण दंतोष्ठ से होता है, वकारो दंतोष्ठा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। कोई भी डाउट हो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं दूर करूँगी। आपको बताना होगा लेकिन कि ये गलती है, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक है, बात नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे आप जो है एक टेबल देख लीजिए, सब कुछ टेबल में मैंने दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। स्थान है, स्वर है, व्यंजन है, अंतस्थ है, ऊष्म है। तो ये आपको अनुष्ठ व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन की बातें कर दी गई है। वर्ण के प्रकार आपको यहाँ पे दे दी गई है। स्थान दे दिया है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है। कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ है। कौन सा स्वर किसके अंतर्गत आता है, कौन सा व्यंजन किसके अंतर्गत, पूरी एक टेबल दे दी। बहुत अच्छी टेबल है, आप मल्टीपल टाइम देख लेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको सूत्र सबका बता दिया है। ठीक है, बात आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर संयुक्त वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त वर्ण क्या है, संयुक्ताक्षर भी कभी कभी उसको कहा जाता है। दो व्यंजनों के मेल से बना जो स्वतंत्र वर्ण या व्यंजन होता है उसको हम संयुक्त, दो व्यंजनों के मेल से जो बनता है शब्द, जो दो व्यंजनों के मेल से जो स्वतंत्र वर्ण बनता है उसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ होता है, तो दो व्यंजनों के मेल से जो एक स्वतंत्र वर्ण बनता है उसको हम संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे ये छा है, ये छा छतरी वाला छा है। अब ये किससे किससे बना है, बात क्या हुई, दो वर्ण की बात हुई। देखिए का और ये षटकोण वाला सा या खा जो आप उच्चारित करना चाहें। ठीक है, ये दोनों से ये छा मिलके बना है। आपको मैं क्लियर यहाँ पे क्लियर एक बात और बता दूं, आप ये जो आ है आप ऐसे लिखो या आ मत लिखो, आपका गलत नहीं होगा, सही माना जाएगा। आपको दोनों कहीं कहीं बुक में देखने, बच्चे बहुत बोलते हैं कि मैम वहाँ पे आ था फिर आपने यहाँ पे आ नहीं बताया ऐसा कुछ, तो आप ऐसे भी लिख दोगे, मतलब आप का लिख दो फिर आप शा लिख दो फिर आप बराबर जो है यहाँ पे छा लिख दो, तो ये सही माना जाए, गलत नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक उदाहरण देखने को मिल गया। इसका उदाहरण छतरी है, छुदा है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, तो छतरी है, जैसे ये छा इन सब से मिलकर बना है, तो दो वर्णों से मिलकर बना है, तो ये छा यहाँ पे एक संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण कहलाएगा। दूसरा आप ऐसे ही देख लीजिए, त्रा है, ये ता और रा से मिलकर बना, त्रुटि और चरित्र है। फिर ज्ञा है, तो जा और इया से मिलकर बना है। ये आपको पूछता है, ये आता है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ये श्री है, तो यहाँ पे सीटी वाला सा और रा से बना, श्रेय और श्रवण। तो ठीक है, अब मैंने आपको उदाहरण भी बता दिया और आपको कैसे बन रहा है ये भी बता दिया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण के नाम से या संयुक्ताक्षर के नाम से, तीनों नाम से आपको पूछ लेगा, तीनों एक ही चीज़ें हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मात्राओं का सही ज्ञान करना सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मात्रा स्वर का ही एक रूप होता है जो वर्णों में स्वर का ही प्रतिनिधित्व करता है। ये इसका एक ही रूप है या उसका एक भाग है जो उसी का प्रतिनिधित्व करता है, उसी को निखारता है, उसी का उच्चारण करता है, उसी को मदद करता है, सहयोग करता है। आपको बता दें कि इन मात्राओं में कुल की संख्या जो मूल संख्या है वो टोटल 11 है। तो मात्राओं की कुल संख्या जो होती है वह 11 होती है, लेकिन दूसरे रूप में देखेंगे तो संख्या इनकी 10 होती है। जैसे आप सोचें कि अगर स्वर जो है वो 11 है तो मात्रा भी 11 होगी, लेकिन अगर आप दूसरे रूप में देखेंगे तो इनकी संख्या जो होती है वो 10 होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आ का जो स्वर है वो लगभग अलग रूप में नहीं लिख सकते हैं। आ स्वर को उदासीन स्वर भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आ स्वर को हम उदासीन स्वर भी कहते हैं क्योंकि आ उदासीन इसलिए होता है कि इसमें किसी कोई मात्रा नहीं होती। छोटे आ में कौन सी मात्रा है? कोई मात्रा नहीं। बड़े आ में मात्रा होती है लेकिन छोटे आ में कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए एक स्वर की ये मात्रा यहाँ पे कम हो जाती है। इसलिए जो मात्राओं की संख्या है वो 10 है। ये मत सोचिएगा कि अगर स्वर 11 है तो मात्राएं भी 11 होंगी, मात्राएं आपकी 10 हैं। आ जो है वो एक उदासीन स्वर है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मैंने आपको एक टेबल ली हुई जिसमें स्वर एक तरफ मात्रा, एक तरफ प्रयोग है। जैसे आ स्वर है, इसको हम उसकी जो मात्रा है वो उदासीन स्वर के अंतर्गत आएगी। जैसे कम, तो कोई प्रयोग नहीं हुआ। जैसे फिर बड़ा आ है तो इसमें इसकी मात्रा आप देखिए, बड़े आ की मात्रा है जैसे राम। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा है लिख। बड़ी ई है, बड़ी की मात्रा भीम। ऊ है, छोटा ऊ है तो गुम। फिर बड़ा ऊ यहाँ पे है तो बड़े ऊ की मात्रा है खून। री है तो री में कृषि है। ए है, ए यहाँ पे मात्रा है तो यहाँ पे देखिए खेत प्रयोग हो रहा है। इसी तरह ए है तो ए में आप मात्रा देखेंगे वैसा, पैसा। ओ है, यहाँ पे ओ की मात्रा देखिए तो बोल है। औ है तो औ की मात्रा में कौवा है। अंक है तो अंक की मात्रा में गंगा का प्रयोग हो रहा है। आपको मैंने एक एक उदाहरण भी दे दिया। और आहा में देखिए यहाँ पे ये इसका मात्रा है और ये अंतः। क्लियर है यहाँ तक? हम मात्राओं के बारे में बहुत बेसिक चीज़ पूछेगा, मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। स्वरों के हिसाब से आप नहीं लेंगे। आज जो है वो उदासीन स्वर होता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। नेक्स्ट और अच्छा टॉपिक है जो आप जानते हैं, बहुत बेसिक सा है, विलोम शब्द। विलोम का मतलब उल्टा होता है, वो आप जानते हैं। हमको विलोम शब्द पूछने को आएगा। परिभाषा बहुत कम है कि पूछे, आपको सिर्फ वो शब्द आएंगे बताने के लिए। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत, ये आप जानते हैं। अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को विलोमार्थक शब्द कहते हैं। जो वह शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करते हैं उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द को इंग्लिश में हम एंटोनिम्स कहते हैं, ये आप जानते हैं। ये रही डिफिनीशन। अब आप वर्ड देख लीजिए। मैंने आपको एक टेबल इसमें भी ली हुई है जिसमें एक तरफ शब्द है, एक तरफ विलोम शब्द है। पहला है जैसे अंकुश, तो अंकुश का विलोम निरंकुश होगा। अंगीकार है तो अंगीकार का अस्वीकार होगा। अंतर का ब्रा होगा। अशांत का पूर्णता होगा। इसी तरह मैंने पूरी टेबल ली हुई है, आप देख सकते हैं। अकाल का सुकाल है। अक्रूर का क्रूर है। अगला का पिछला है। अग्रज का अनुज है। आगरा का ग्राह है। अग्रिम का अंतिम है। अचल का चल है। अच्छा का बुरा है। फिर अग्ग का विग है। अतल का वितल है। अति का अल्प है। अतिविष्ट का अनाविष्ट है। अतुकांत का तुकान है। अथ का इति है। अधम का उत्तम है। अधर्म, ठीक है, अधिक का न्यून है। फिर अंत का अनंत का अंत है। अनभिज्ञ का भिज्ञ है। अनागत का आगत है। अनातुर का आतुर है। तो ये शब्द है, विलोम शब्द हैं, आपको बुक में भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से याद कर लीजिए। विलोम शब्द की परिभाषा बहुत कम चांसेस है, विलोम शब्द पूछता है तो आपको विलोम शब्द याद करने होंगे। आप बहुत सारे विलोम शब्द हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे वैसे याद हो जाते हैं, लेकिन आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये बात रही विलोम शब्द की। आगे चलते हैं। इसी तरह है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द के बारे में क्या है ये देखते हैं। इससे भी आप अवगत हैं पहले से ही। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, समानार्थी नाम से ही प्रतीत हो रहा है। वह शब्द जिसका अर्थ जो मीनिंग जो है वो समान है, उसको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। समान बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान होता है वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक शब्द के अनेक नाम हो सकते हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अतिथि, अतिथि का मतलब मेहमान भी होता है। अतिथि का मतलब अभ्यागत भी होता है, आगंतुक भी होता है और पाहुना भी होता है। तो आपसे जैसे अतिथि की पर्यायवाची पूछ लेगा तो आप दो में से एक, तीन कोई भी लिख सकते हैं। हाँ, पर्यायवाची ये हो सकती है कि आपको जैसे गंगा की 3 पर्यायवाची लिखो, बालक की 3 पर्यायवाची लिखो, बच्चे की 3 पर्यायवाची लिखो, पत्नी की 2 पर्यायवाची, ऐसे आपको दे देगा तो आपको पर्टिकुलर लिखना होगा। अदरवाइज आपसे पर्यायवाची पूछता है तो आप एक लिख के फिर कर दोगे, तब भी नंबर आपको मिलेगा। इसी तरह आप अमृत का देख लो तो सुधा है, सोम है, पीयूष है, अमी है, जीवन नोदक है, अग्नि का आग है, ज्वाला है, दहन है, वैश्वानर है, अग्नि के लिए यहाँ पे है। इस तरह बहुत सारे होते हैं। अनुपम का देख लीजिए, अनोखा है, अनूठा, अद्वितीय है। तो ये बात रही पर्यायवाची की।
क्लियर है यहाँ तक? आपको पर्यायवाची और विलोम बुक से याद करना होगा, बहुत सारे हैं, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होगा। ये टेट सुपर टेट डीएलएड में हर जगह बहुत आता है और बहुत सारे एग्जामों में भी आता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक टॉपिक और दिया है आपकी बुक में, तुकांत शब्द। ये जानते हैं क्या है? ये भी आप अवगत हैं, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया हो। तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अंतिम वर्ण समान होता है। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका लास्ट का जो वर्ड होता है, जो इनका लास्ट का जो वर्ण होता है वो समान होता है। जैसे कि रहन सहन, इन दोनों में वर्ण में ना वर्ण जो है समान है। देखिए इसका लास्ट जो तीसरा वर्ण भी ना है और इसका भी ना है। यही बात यहाँ पे क्या है, तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अंतिम वर्ण समान होता है। एक लाइन की डेफिनेशन है, बहुत आसान है, आप डेफिनेशन याद करोगे उदाहरण अपने आप आपको आ जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं, इनके बारे में और बातें हैं। अतः तुकांत शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शब्द सुनने में एक समान लगते हैं या सुनने में एक समान लगते हैं। आप जब उन शब्दों को सुनेंगे तो आपको वो एक समान लगेंगे। वे शब्द समान तुक वाले शब्द कहलाते हैं। पहली वाली डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी थी, ये समझने के लिए है। अब आप जैसे देख लो, दाना है तो दाना है, दाना से तुकांत शब्द नाना, खाना, पाना, जाना, सब में लास्ट में ना है, बड़ा ना दिख रहा है। राजा है, बाजा है, ताजा है, सितार है, गिटार, बाजार है, विकार है, तो तार तार तार, अर्रा हो गया यहाँ पे। भूल है, फूल का भूल है, धूल है, शूल है, चंदन, नंदन, वंदन, कच्चा, बच्चा, सच्चा, तो ये सब क्या है, ये तुकांत शब्द हैं। जाल, थाल, माल, शाल, रानी, पानी, नानी, कैसा, जैसा, वैसा, पैसा, पगड़ी, रगड़ी, तगड़ी, झगड़ी, तो लास्ट में सब तुकांत है, एक जैसे लगते हैं। आप जब इनको 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपसे जो है तुकांत की डेफिनेशन पूछ सकता है और 1-2 एग्जाम्पल पूछ लेगा। हाँ, एक बात और बता दूं, जैसे आप कोई भी स्वर, व्यंजन, तुकांत, पर्यायवाची किसी भी चीज़ की आपसे अगर डेफिनेशन पूछ रहा है तो आप डेफिनेशन तो लिखो, लेकिन आप उसका उदाहरण आपसे पूछे या ना पूछे ये मैटर नहीं करता है। आप जैसे स्वर के बारे में बताओ तो एग्जाम्पल आप बताओ, आप अंतस्थ व्यंजन बताओ या कुछ भी आप बताओ तो उसका क्या उदाहरण है वो आपको, जैसे आप विलोम शब्द पूछ लिया, आप विलोम शब्द की परिभाषा लिख दी, उसके बाद आप 2 विलोम शब्द का उदाहरण भी लिखो, वो अच्छा इम्पैक्ट डालता है। और प्रश्न पूरा इस तरह पूछे ना पूछे वो नहीं दे, आपको लिखना होगा। ठीक है, बात मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट थी, अच्छी बात थी कि हाँ ये चीज़ें देखिए क्लिक हो गई कि हाँ ऐसे आप करेंगे तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। इस तरह और भी शब्द है, शादी, दादी, खादी, नीला, पीला, गीला, रंग, अंग, भंग, ये सब। नेक्स्ट है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। समान ध्वनियों वाले शब्द को हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। युग्म शब्द भी कहते हैं। सुनने में समान लगने वाले लेकिन अर्थ जो है वो अलग है। 2 शब्द होते हैं, अर्थात वे शब्द सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनको हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग देते हैं उनको हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समान ध्वनियों वाले शब्द, ऐसे शब्द, ये जो शब्द है ये 4 शब्दों से मिलकर बना है, श्रुति, सम, भिन्न प्लस अर्थ। इसका अर्थ है सुनने में समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ देने वाले 2 शब्द, अर्थात वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत होते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उनको हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इसको हम इंग्लिश में होमोनाइम्स या होमोफीन्स बोलते हैं, दोनों देख दिएगा, मुझे थोड़ा क्लियर है। इसको हम इंग्लिश में होमोनाइम्स बोलते हैं। अब देखिए कैसे, अंश है और अंश, यहाँ पे सीटी वाला, यहाँ पे सरौता वाला सा है, यहाँ पे सीटी वाला सा है, लेकिन दोनों का उच्चारण अंश अंश हो रहा है। ये जो कलर वाला पार्ट है इसका जो मीनिंग है वो कलर वाले पार्ट में, जिसका कलर नहीं है वो इसका पार्ट है। याद रखिएगा, मैं क्लियर बताई नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगी। ये कलर वाले की जोड़ी है और बगैर कलर वाले की बगैर कलर वाली जोड़ी है। ठीक है, तो इस अंश का जहाँ पे सरौता वाला सा है इसका मतलब होता है कंधा, और इस अंश का जिसमें सीटी वाला सा है उसका मतलब होता है हिस्सा। यहाँ पे अंत देखिए तो इसका मतलब समाप्त होता है, इसका अत्य का मतलब यहाँ पे नीच होता है। अन्न का मतलब अनाज होता है, अन्न का मतलब दूसरा है। अली का मतलब सखी है और ये अली का मतलब भौरा। एक में छोटी ही लगी, एक में बड़ी ही लगी, तो ये क्या है, श्रुति संभिन्नार्थक है, उच्चारण में समान लेकिन अर्थ अलग। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे देखिए, कूल है, कूल का मतलब वंश है, कुल का मतलब वंश है, कूल का मतलब किनारा है। तो ऋतु का मतलब मौसम है, इस ऋतु का मतलब सत्य है। आवास का मतलब मकान है, आभास का मतलब झलक है। तो समान उच्चारण है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं, आपको इनको भी याद करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। पर्यायवाची, विलोम, तुकांत शब्द, ये चीज़ें आपको मल्टीपल टाइम, आप 10 मिनट दे दो फटाफट फटाफट याद हो जाएगा, क्योंकि इसको याद करने के सिवा कोई चारा नहीं है। आपको परिभाषा लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। हमने आज बहुत अच्छी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को फुल डिटेल में डिस्कस किया। जो भी आपके सिलेबस में था मैंने सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा है। जो चीज़ें बची हुई हैं उनको हम फर्दर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे करते आए हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कोई भी डाउट है या आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। और एक बात और, अगर आपको फाइल असाइनमेंट में किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे क्वेश्चंस को आप कमेंट में डालिए, तो मैं उसको दूर करूँगी, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर भेजूँगी। हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।